नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष मिश्रा आपका अपना मैथ आचार्य एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबके अपने चहेते ऑनलाइन ई लर्निंग संस्थान ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और उसके संदर्भ में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आपसे उस वीडियो में मैंने वादा किया था कि संस्थान अब से निरंतर प्रतिदिन आपके साथ अपने एक विषय के सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जुड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सबसे वादा किया था कि शुरुआत में खुद से करूंगा, तो मैं आज आप सबके साथ जुड़ रहा हूं, आप सबके अपने चहेते विषय गणित को लेकर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी के जितने भी प्रश्न थे उन सबके प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में मैंने देने का भरसक प्रयास किया था कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए, किस किस महत्वपूर्ण टॉपिक को कितना कितना समय देना चाहिए और अंत में कि जो परीक्षा में परिवर्तन हुए हैं क्या वो परिवर्तन छात्रों के लिए सकारात्मक साबित होंगे या पुनः छात्रों को उस परिवर्तन से कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पिछले वीडियो में मिल गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पुनः बता दूं कि आप सबका जो सब्जेक्ट है मैथ, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। आप सबको पहले से भी पता था कि गणित का विषय जो आपका प्रश्न पत्र होता था वो 70 अंकों का होता था। पुनः गणित के प्रश्न पत्र को 70 अंकों में रखा गया है, परंतु एक कोरोना को देखते हुए एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन को मैंने उस दिन भी आप सबके साथ वीडियो में शेयर किया था। मैं पुनः शेयर कर देता हूं कि आपको 50 अंक इस बार जो आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में, 50 अंक में जो प्रश्न बनेंगे वो रहेंगे अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो आपको 50 अंकों के जो प्रश्न मिलने वाले हैं उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 2 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपको 20 अंक का जो प्रश्न पत्र मिलेगा ये होगा आपका बहुविकल्पीय। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार यूपी बोर्ड एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कहिए या प्रयोग के तौर पर उसने 20 अंक का जो प्रश्न है उसको उन्होंने बहुविकल्पीय रखा है। ठीक है, अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहली बार हम लोग देखेंगे। निश्चित रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न इससे पहले की परीक्षाओं में सिर्फ 4 या 5 अंकों के बनते थे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने से कहीं ना कहीं एक जो हमारा समय का प्रबंधन वाली चीज थी वो इस बार थोड़ा सा मैनेज हो जाएगी, क्योंकि पिछले सालों में जो बच्चों की शिकायत रहती थी वो यही रहते थे मुख्यतः कि सर 3 घंटे में ये पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पेपर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब 20 एमसीक्यूज आपका काम आसान करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के लिए हमारा फोकस, अब एमसीक्यू के होने के दोनों फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एमसीक्यू होने से समय तो बचता है, परंतु अगर अंक मिलेगा तो पूरा मिलेगा और अंक अगर गया तो पूरा जाने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए एमसीक्यू प्रश्नों को भी बड़े सतर्कता के साथ और बड़े ध्यान से करना होता है। अब एक और चीज जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पत्र का समय था पहले 3 घंटे हुआ करता था। प्रश्न पत्र का जो समय होता था वो 3 घंटे होता था। इसमें 15 मिनट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता था जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता था, परंतु प्यारे बच्चों इस बार आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी जो समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का कर दिया गया है। अब 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको स्पेसिफिक रूप से अलग से विशिष्ट रूप से आपको प्रश्न को पत्र को पढ़ने के लिए मिलेगा। उस 15 मिनट का इस्तेमाल अब मैं आपको बताऊं कैसे करना है। उस 15 मिनट का इस्तेमाल आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करने में करना है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ते समय ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हम कहां पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए अब ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसे हमने शेयर कर दिया।
इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि 20 अंक का जो प्रश्न, जो 20 अंक वाली परीक्षा है वो OMR सीट पे होगी कि नहीं होगी, या उसी कॉपी में होगी, या उसके लिए OMR शीट अलग से दिया जाएगा या नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको जो भी ठोस जानकारी होगी वो संस्थान आपके साथ शेयर करेगा, लेकिन तभी जब शेयर करेगा जब हमारे पास उसका कोई सबूत होगा। अभी तक बोर्ड की साइट पे भी ये कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि आपकी जो 20 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी इसके लिए आपको OMR दिया जाएगा। कुछ फर्जी यूट्यूब चैनल आपको ये अफवाह जरूर उड़ाते हुए दिख जाएंगे कि आपकी 20 अंकों की, हाँ जी मित्रों, आपकी 20 अंकों की परीक्षा बहुविकल्पीय होगी, उसके लिए OMR भरना है। कैसे भरना, आइए हम बताते हैं। ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए, आप समझिए कि आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम पे आपको सही और गलत दोनों चीजें मिलेंगी, समान रूप से मिलेंगी। अब आपको ठोस निर्णय लेना है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। सही थोड़ा देर से समझ आता है, जो अफवाहें होती हैं, हवा होता है, वो बहुत जल्दी बिकता है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके थंबनेल, जिनकी हेडलाइंस, जिनके टॉपिक्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं, बच्चे उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, बाद में आधी अधूरी जानकारी लेके खुद को नुकसान करते हैं। इसलिए आपको उन अफवाहों पर बहुत भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब बिना समय लिए हुए आते हैं प्रश्न पत्र पे। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड की साइट पे upmsp.in पे, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे सारे क्लासेस के मॉडल पेपर उस पे अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं से हमने कक्षा 10 के प्रतिदश प्रश्न पत्र को, यानी जिसे मॉडल पेपर कहें, उसको हमने डाउनलोड किया है और हम उसको आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मॉडल पेपर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2019 से पूर्ववर्ती परीक्षाएं हुआ करती थी, ठीक उसी तरीके से है। अभी भी इस जो 70 अंक का प्रश्न पत्र है, इसमें कहीं भी 20 अंकों का MCQ मुझे नजर नहीं आ रहा है। वैसा ही पेपर दिख रहा है। अति लघु, पहले शुरुआत के 5 प्रश्न बहुविकल्पीय, 5 अति लघु उत्तरीय, देन उसके बाद में फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, यही श्रृंखला चल रही है। तो अभी 20 अंकों वाला जो बात चल रही है, अभी उसके लिए हमारे पास कोई सॉलिड इतना ज्यादा एविडेंस नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी वही पुराना पैटर्न चल रहा है इनका। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए हम परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो पहला प्रश्न, आप सब, आशा करता हूं कि आप सबने पहले मैंने जो चैप्टर्स बताए होंगे उन चैप्टर को आप रिवाइज करके आए होंगे। सो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं से ही पहला प्रश्न बनता है। ये आप देखेंगे कि आपको अधिकतर प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न वास्तविक संख्याएं से ही बनता हुआ दिखेगा। तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं से ही पहला प्रश्न पत्र बनेगा। आते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब पहला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प में से एक विकल्प सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी एक पेयर ऐसा है जो को प्राइम नंबर का है। कई बच्चों को सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, अगर जो हमें इंग्लिश वाले देख रहे होंगे, उनके लिए भी मैं काम आसान करते चलूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोनों भाषाओं में चीजों को डिस्कस करूं। तो पहला प्रश्न बन रहा है, 1 अंक का है, कि इसमें 4 पेयर दिए हुए हैं, यानी 4 आपको जोड़े दिए हुए हैं। इसमें से आपको को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म चुनना है। पहला पेयर है 14, 35। दूसरा आपका पेयर है, दूसरा युग्म है आपका 18, 25। तीसरा युग्म है आपका 31, 93, 31, 93। और चौथा युग्म है आपका जो कि है 32, 62। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी ये बात थोड़ी सी देर में समझ आएगी, अब मैं सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी कोई प्रश्न उठाऊंगा तो उस प्रश्न जिस टॉपिक से जुड़ा है उस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा।
ये पहला प्रश्न है जो आपके मॉडल पेपर का है। चैप्टर का नाम आपको पता है कि ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं से ये प्रश्न बनता है और टॉपिक का नाम है को प्राइम का कॉन्सेप्ट यानी सह अभाज्य संख्याएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस चैप्टर की पूरी डिटेल में एक स्पेशल टॉपिक हमने बताई थी कि को प्राइम के टॉपिक से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगेन यही चीज हमें देखने को मिल रही है। सह अभाज्य युग्म संख्याएं वो युग्म होता है जिसका HCF यानी जिसका मासापा 1 होता है, यानी जिन दो संख्याओं का मासापा 1 होता है उस युग्म को हम सह अभाज्य युग्म यानी कि उन पेयर को हम को प्राइम नंबर पेयर कहते हैं। अब आप देखिए कि क्या 14 और 35 का HCF 1 होगा? 14 और 35 आपको पता है। देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बहुविकल्पीय है तो इसको बहुविकल्पीय की तरीके से ही इसको हल करना है। अब 14 और 35 है, आपको पता है 14 और 35 का अभाज्य जो आपका इसका अभाज्य गुणनखंड करके मासा निकालिए, या साधारण रूप से आप देखिए कि क्या इन दोनों का HCF यानी कि मासा 1 ही होगा? तो नहीं, 14 और 35 का अगर आप मासा ज्ञात करेंगे तो 14 और 35 का मासा आएगा 7। आप देखिएगा कि मासा यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करे और शेष शून्य बचे। तो इस तरीके से 14 और 35 का मासा आएगा 7। ठीक है। अब ऐसे 3193 है, 3193 का अगर मासा निकालेंगे तो इसका मासा आएगा 31। आप देखिए मासा 31, क्योंकि 31 से कम 31, 31 3 या 93, तो इसका मासा आएगा 31, यानी कि इसका मासा आएगा आपका 7 और इसका मासा आएगा आपका महत्तम समापवर्तक जो आपका आएगा महत्तम समापवर्तक वो आएगा 31। ठीक है। अब चौथे पेयर को देखते हैं। इस पेयर को मैंने क्यों छोड़ दिया मैं आपको बता रहा हूं। 32 और 62, अगर आप 32 और 62 का मासा ज्ञात करेंगे तो निश्चित रूप से 1 तो नहीं आने वाला है। क्या आएगा देख लीजिए। अगर आप यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका लगाना चाहेंगे समय जाएगा। हम सीधे तरीके से 32 और 62 का अगर मासा निकालेंगे तो 62 को 32 से भाग करेंगे, 32 से कम 32, फिर शेष बचेगा कितना 30, और 30 से 32 को भाग करेंगे क्योंकि शेष पर 1 नहीं आया, 30 से कम 30, 2 आएगा, और 2 से 32 को भाग करेंगे तो शेष पर शून्य आएगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार इसका मासा कितना आएगा? इन दोनों संख्याओं का मासा आएगा 2। यानी 3 युग्म आप देख चुके हो। पहले युग्म 14 और 35 का मासा 7 है। दूसरा युग्म को मैंने छोड़ रखा है। तीसरा युग्म जो दिया हुआ था वो 31 और 93 था, उसका मासा निकल के आया 31। तीसरा युग्म 32 और 62 का था जो आपका मास चौथा युग्म है जिसका मासा हमारा 2 निकल के आया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई अभाज्य सह अभाज्य युग्म वो दो संख्याओं का युग्म होती हैं जिनका मासा 1 आए। अब 18 और 25 का मासा ज्ञात करिए। आप देखिए कि क्या कोई ऐसी संख्या 1 के अलावा है जो इन दोनों को विभाज्य कर रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि 18 और 25 को 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो विभाज्य करे दोनों को। तो इसका अगर 18 और 25 का मासा ज्ञात करेंगे यानी इसका HCF निकालेंगे तो आएगा 1। और हमें चाहिए क्या था? सह अभाज्य युग्म यानी कंपोजिट नंबर पेयर चाहिए। कंपोजिट नंबर पेयर यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो कंपोजिट नहीं, को प्राइम, इसको कहते हैं को प्राइम। को प्राइम, को मतलब साथ में और प्राइम मतलब अभाज्य। तो सह अभाज्य जो संख्या होती है उसमें 2 संख्याएं होती हैं और उनका मासा आता है 1। तो ये आपका 18 और 25 वो सहअभाज्य संख्या है जिसे हमें चाहिए था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपको पता चल गया कि कैसे हमें करना है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपका सहअभाज्य या मासा से जुड़ा प्रश्न जरूर बनता है। मुझे याद है कि पिछली बार जब 2019 और 2020 में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें भी पहला प्रश्न यही था कि
32 और 162। ठीक है, मैं आपको बता दूं प्रश्न यही था कि 32 और 162 का यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा मासा ज्ञात करिए। 32, 162 का यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए, परिमेय का प्रयोग करते हुए, परिमेय का प्रयोग करते हुए, अब मैं आपको टॉपिक से लेके चलूंगा। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, इस टॉपिक को हम जरूर देखेंगे। तो प्रश्न बन रहा है कि 32 और 162 का यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात करिए, मासा ज्ञात करिए। करते हुए, ठीक है, मासा पा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। आइए, तो 32 और 162 का हमें मासा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आज जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो अपने कॉपी में ये नोट कर लें कि उन्हें यूक्लिड विभाजन परिमेय से एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। बिना यूक्लिड विभाजन परिमेय के बोर्ड का पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय कहती है कि यदि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहती है, यदि ए एवं बी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं एवं ए बी से बड़ा है, ए बी से क्या है, बड़ा है, तो हम ए को हमेशा बी क्यू यानी उसके गुणनखंड के रूप में बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। और क्या होता है, व्यक्त कर सकते हैं जिसमें आर का जो मान होता है हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा, परंतु बी से छोटा होगा। अब ये स्टेटमेंट होता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक शेष क्या है, शून्य ना मिल जाए। तो 32 और 162 का हमें निकालना है मासापा यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 162 32 से बड़ा है, तो सबसे पहले a को ले लीजिए 162 और b को ले लीजिए 32। तो अब आपका हो जाएगा, अगर ये a इक्वल टू लिखना है यानी 162 बराबर लिखना है, तो 162 बराबर b इंटू क्यू, क्यू का मतलब होता है यहाँ पर कोसेंट। ठीक है, क्यू का मतलब होता है कोसेंट, यानी कि b आपका होता है यहाँ पर डिवीजर, यानी ये होता है भाज्य। ठीक है, ये होता है भाज्य। ठीक है, तो आपका सॉरी b होता है आपका भाजक, आपका होता है ये आपका होता है डिवीजर। ठीक है, तो डिवीजर होता है आपका ये। अब b से भाग करिए जरा, तो ये 32 भाग 162 भागे 32 यानी 32 पंचे 160, तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये हो जाएगा 162 बराबर, 162 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, b का मान तो 32 है, q का मान कितना हो जाएगा 5, तो 162 बराबर 32 गुणे 5 धन 2, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 162 बराबर 32 गुणे 5 धन 2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ शेषफल शून्य नहीं बच रहा है, शेषफल शून्य नहीं बच रहा है। अगर शेषफल शून्य होता तो ए और बी का जो मासा यानी महत्तम समापवर्तक होता वो आपका निकल के आ जाता ये बी, लेकिन यहाँ पर ये शेष बच रहा है 2, इसलिए इस स्टेप को दोबारा से करना पड़ेगा। और दोबारा जब करते हैं तो जो ये 32 अभी तक था, अब क्या करेंगे, अब इस 2 से 2 को बना लेंगे आपका भाज्य, और 2 से बनाएंगे 32 को भाग, आपको इसको भाग करेंगे,
तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2, 2 छक 12, यानी अब आ जाएगा शेष 0। तो 32, अब 32 बराबर 2 गुणे 16 धन 0। अब यहाँ पर 0, अब आप बताएंगे कि अतः क्या है, अतः शेष बराबर 0 है, शेष बराबर 0 है, इसलिए परिमेका के अनुसार, इसलिए परिमेका के अनुसार, परिमेका के अनुसार, ठीक है, 162,32 का मासा कितना होगा, 2 होगा। ये इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा। ये प्रश्न जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये प्रश्न आपका 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न 2019 की बोर्ड की परीक्षा में 2 अंकों में पूछा गया था। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेका है जिससे एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में बनना है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो परिमेका है यूक्लिड्स विभाजन परिमेका, ये आपको निश्चित रूप से 2 अंक बोर्ड में देने वाला है। तो आप समझिए कि इसका काफी महत्व है। ठीक है, यूक्लिड्स विभाजन परिमेका ही आपका जो अभी इससे पहला प्रश्न था, आपको याद होगा कि जिसमें युग्म दिए हुए थे और आपको सह अभाज्य युग्म ढूंढना था, यानी को प्राइम नंबर पेयर बताना था। तो उस पेयर में भी कॉन्सेप्ट एचसीएफ का ही था। यानी हमें जब तक मासापा का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक हम सह अभाज्य युग्मों को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूक्लिड की विभाजन परिमेका आपके लिए 3-4 अंकों का निश्चित रूप से व्यवस्था कर देगी। अब जो बच्चे अभी से सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। आप अगर अपने सिर्फ और सिर्फ जो आपकी पुस्तक है, आपकी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, चाहे आपके पास वो साहित्य भवन पब्लिकेशन हो, चाहे वो आपका कई बार किसी के पास विद्या होगा, उसके जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, इस टॉपिक मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेका से, उनको निश्चित रूप से हल करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। यूक्लिड से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलने हैं। तो अब आप समझिए कि आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, दूसरी बात आप समझिए, आप समझिएगा। अब आपका एक और प्रश्न इस विषय से बनता है। पहला वास्तविक, आज हम वास्तविक संख्याओं के प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। एक और प्रश्न मुझे वास्तविक संख्याओं से इसमें दिखा है कि हाँ, पुनः 2022 के लिए जो मॉडल पेपर बनाया गया, उस मॉडल पेपर में भी मैं ये देख सकता हूं कि प्रश्न चौथे के खंड का में प्रश्न चौथा है आपका, ये आप मॉडल पेपर देखिएगा, प्रश्न नंबर है 4 का, और ये 2021-2022 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 2021-2022 यानी जो बोर्ड ने पेपर दिया है उसका प्रश्न है। मॉडल पेपर 2021 और 2022 का प्रश्न। ये पुनः प्रश्न, अगर जो भी प्रश्न अभी देख रहा होगा वो भी देख सकता है, अन्यथा मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हुए 272 और 1032, माफ कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात करिए। प्रश्न साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हुए, विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करके 272 और 1032
272 और 1032 का क्या ज्ञात करिए, HCF। अब आपको सेम इसी पेपर में निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न MCQ में यानी बहुविकल्पीय में और एक प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में दिख गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये चौथा प्रश्न है जो 2 अंकों का है, ये 2 अंकों का, इसका वेटेज भी 2 अंक। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वास्तविक संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर है, इससे 5 से 6 अंकों का प्रश्न जरूर मिलने आए। तो 5 से 6 अंक हो गए हैं। ये आपका एक MCQ हो गया। अब ये दूसरा है 2 नंबर का, और इसके बाद एक और प्रश्न इसी टॉप चैप्टर से है, वो भी 2 अंकों का। तो 5 और 6, 5 6 हमेशा ऐसे ही इसका वेटेज होता है। पहला चैप्टर 5 से 6 अंक का ही है और ये सबसे आसान चैप्टर है। मैं ये कहूंगा कि इससे इजी चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये 2 अंक भी इस 2 अंक को भी पकड़ लेने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ेंगे उसे सॉलिड पढ़ेंगे। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर इसको इतनी बार पढ़िए, इतनी सटीकता से, इतनी बारीकी से पढ़िए कि इसके प्रश्न मत जाएं। नहीं तो हम सब कुछ वही है ना कि आधी छोड़ पूरी का धावे और आधी मिली ना पूरी पावे। तो भैया कई बार ऐसा होता है कि लोग अब आखिरी समय चल रहा है, उसको वो सोचेंगे ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इसे भी कर लें, उसे भी कर लें, आज ये कर लें, कल वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, परसों कहीं और जाके पढ़ेंगे। अब आखिरी समय है, चुपचाप आइए, बैठिए, पढ़िए और जाके प्रयास करिए। आपको हम अभी इस वीडियो अगर आप YouTube पे या Facebook पे कहीं भी देख रहे होंगे तो नीचे इसके एक लिंक अटैच होगा, यानी इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जिसको हमने इसलिए विशेष रूप से इसलिए तैयार किया है कि हम आपके किस किस टॉपिक में ज्यादा डाउट हैं, या यूं कहें कि किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, वो हमें बताइए। आप उस गूगल फॉर्म को फिल जरूर करिए। आप अपने नाम, मोबाइल नंबर, कक्षा, स्कूल के नाम के साथ वो फॉर्म फिल करिए और बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे, डिटेल तो नहीं कह सकते क्योंकि डिटेल में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, परंतु उस पे कैसे कैसे प्रश्न बनने हैं, किस किस प्रश्न में आपको सामना परेशानी का करना पड़ रहा है, ये चीज आप मुझे या संस्थान को भेजिए। ठीक है। आपको दूसरी चीज, आपके पास संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8318 समथिंग करके है, आपको जो कि अब यूट्यूब पे उस पर सर्च करेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स में संस्थान का आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने प्रश्न अगर कर रहे हैं उसकी फोटो क्लिक करिए, आप भेजिए। आपको 10 से 15 मिनट में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा और आपके जो डाउट्स हैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं, इसका आप लाभ उठाइए। अब भागने का समय नहीं है। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। बात है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको करना है 272 और 1032 के HCF। अब आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, 2 ही चीजों पे आपको नंबर मिलेंगे। एक तो पहला आप स्टेप कैसे कर रहे हैं और दूसरा आपका आंसर क्या है। स्टेप और आंसर मिला के आपको 2 अंक मिलेंगे। हाँ, अब स्टेप में 1/2 और 1/2। पहला स्टेप ये होगा कि यूक्लिड प्रमेय, पहला स्टेप आप ऐसे लिखिए, उत्तर लिखिए। अब आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, सीधी सी बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a और b कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें a = bq + r लिखा जा सकता है। तो पहला स्टेप यही है। अगर कोई इतना भी मुझे लगता है लिखता है
तो उसको आधे नंबर बोर्ड दे सकता है। ये समझिएगा कि अगर कोई ये लिख देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये भी लिख दीजिएगा जहां आर जो होता है वो 0 से ज्यादा या 0 के बराबर, परंतु बी से हमेशा कम होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि ए हमेशा बी से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ए बी से ज्यादा होगा तो 1032 और 272 में 1032 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1032 बराबर। अब आप इसको बी मतलब यहाँ पर ए का मान 1000 ऐसे कर दीजिए कि ए बराबर 1032 और बी बराबर 272। अब यहां तक आपका आधा नंबर पक्का है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब पहला स्टेप अगर आप सही करेंगे आधा अंक और पक्का हो जाना है। तो अब क्या करते हैं कि हम 1032 को 272 से भाग करते हैं, जो क्यूब आता है उसे 272 गुणे क्यूब और प्लस शेष के साथ लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अलग से इसको करके देख लीजिए, यहां पर अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लीजिए 1032 और भागे, रफ वर्क में इसको करके देखिए 272। अब 272 ये 2 है, ये 103 है, 27 पंचे 4, ये मुझे लगता है 4 बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, ये 4 बार भी ज्यादा हो रहा है शायद। 4 दूनी 8, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, हाँ तो ये भाई 4 बार भी ज्यादा हो रहा है, ये 3 ही बार जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 3 ही बार जाना है, तो ये 3 बार ही जाएगा। तो ये आपका 1032 था, इसे आप 3 बार लेके जाइए, 4 नहीं 3 बार लेके जाइए। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6 तो 8। अब 12 में से 6 गई 6, फिर यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गई 1 और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 1 गई 8, यानी 116 आएगा। ठीक है, आप देखिए कि क्या 272 गुणे 3 धन 116 करने पर ये मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये हो जाएगा 6 6 12, 1 2 1 3 और 8 1 9, नहीं यहाँ 2 बचेगा, सब 216 बचेगा, ये 216। ठीक है, 216 ये बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 272 गुणे 3 धन 216, ये पहला स्टेप है। अब आप लिखेंगे यहां r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 नहीं है। अतः अब आप क्या करेंगे कि 216 से 272 को भाग करेंगे। तो 216 से 272 को भाग करेंगे तो 216 एकदम 216 हो जाएगा और ये आएगा 12 में से 6 गई 6 में से, यानी अब आप लिखेंगे कि 272 बराबर, यानी अभी तक जो ये बी था अगले स्टेप में ए बन जाता है। तो यहाँ पर 272 बराबर और जो यहाँ पर आर था, यानी कि जो पहले स्टेप में शेष होता है वो दूसरे स्टेप में बी की जगह आ जाता है, यानी कि वो भाजक बन चुका होता है। तो 272 बराबर 216 गुणे 1 धन 56। अब आप पुनः ये चीज देख रहे हो स्पष्ट रूप से कि अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। फिर आप लिखोगे यहां भी r बराबर 0 नहीं है, तो जब r बराबर 0 नहीं है तो 56 से 216 को भाग करिए। मुझे लगता है ये आपका जाएगा 56 3 4 24 यहाँ 3 ही जाएगा, 3 6 18 और ये हो जाएगा 10, यानी आपको बचेगा 16 में से 8 नहीं 8 और ये बचेगा 10। ठीक है, तो हमें लगता है कि 56 आपको अब अगली स्टेप में करना पड़ेगा। 216 बराबर 56 गुणे 3 धन क्या 56 गुणे 3 धन 48, क्योंकि ये हो जाएगा 48। अब आप पुनः यही लिखेंगे एक और स्टेप में कि r बराबर 0 नहीं है,
तो अब आप क्या करेंगे, 48 से 56 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बराबर 48 गुणे 1 धन 8 और फिर r बराबर 0 नहीं है तो ये हो जाएगा 48 बराबर 8 गुणे 6 धन 0। यानी आप ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपको शेषफल शून्य ना मिल जाए। जैसे ही शेषफल शून्य मिलता है आपको पता है कि जो आपका जहां पे शेषफल शून्य मिलता है वो वाला बी आपका मात्रा होता है यानी कि HCF होता है। तो इस आखिरी स्टेप में शून्य मिला है r का मान तो ये जो 8 है b का मान यही HCF होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर आप प्रयोग करेंगे तो 1032 और 1032 और 272 का मात्रा जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। तो ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप, 5 स्टेप में ये प्रश्न जाके हल हुआ है। तो ये चीज आपको करनी है, बोर्ड में भी सेम चीजें आपको करनी है। ये पांचों स्टेप आपको 2 अंक दिलाएंगे, इसको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ये आपसे आप सोचिए कि आपने इसे एक बार यहाँ कर लिया और आप जाके परीक्षा में इसको सही कर देंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं। एटलीस्ट आप यहाँ पर आपको इस टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न मिल जाने हैं। ठीक है, इस टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न मिलना है। ठीक है, कम से कम, कहां पे, एग्जाम में नहीं। ये अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर, किसी एक साल का मॉडल पेपर उठा लीजिए, उस साल का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, तो आपको 2 से 3 प्रश्न तो 2 प्रश्न तो मॉडल पेपर में मिल जाएगा और 2 ही 3 प्रश्न आपको उस पेपर में मिल जाएगा। तो किसी एक साल में ही इसके 5 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि मॉडल पेपर में ही एक प्रश्न है। अभी यही प्रश्न सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर है 272 और 1032 को परिवर्तन करके कुछ नए नंबर के साथ परीक्षा में भी दे दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें इस प्रश्न को नहीं रटना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है और कैसे प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी टॉपिक पर एक और प्रश्न लेते हैं। अब मैंने आपसे बताया था चलते चलते कि वास्तविक संख्याएं महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज अब पिछले एमसीक्यू हो जाने से और भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा एमसीक्यू में आपको हो सकता है कि कुछ और प्रश्न दिख जाए। जैसे एक और प्रश्न है कि 3760, ये प्रश्न है, परीक्षा का ही प्रश्न है। इस प्रश्न को सीबीएसई ने अपने बोर्ड के पेपर में डाला था। इस बार आप सबको ज्ञात होगा कि कहीं ना कहीं सीबीएसई के जो प्रश्न हैं वो भी आपके परिस्थितीय परीक्षाओं में कई बार सेम टू सेम घुमा के दे दिए जाते हैं। बहुत बार वो सेम वहां का कट कॉपी पेस्ट यहाँ डाल दिया जाता है। तो ये प्रश्न है, इस बार सीबीएसई ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में जो टर्म 1 की उनकी पहले सेमेस्टर की परीक्षा हुई है उसमें इस टॉपिक से डाला था उन्होंने। प्रश्न ये था कि 3760 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 3760 का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात का क्या मान होगा के अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, मतलब 3760 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात का मान, 5 के घात का मान, यानी अब आपसे ये इसमें विकल्प दिए हुए थे, 4 विकल्प दिए होते ए बी सी डी। प्रश्न सीधा सा है कि 3760 का भाज्य गुणनखंड करिए और उसके बाद ये देखिए कि 3760 में 5 कितनी बार आ रहा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3760 के भाज्य गुणनखंड में 5 के घात का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 3760
अब अभाज्य गुणनखंड मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को सिखाने की जरूरत है, ये क्लास 5 चौथी और 5वीं की बातें हैं। परंतु देख लीजिए, हम सबसे मुझे 5 के घात से लेना देना है। प्रश्न ये नहीं है कि 3760 का अभाज्य गुणनखंड करिए, प्रश्न ये है कि 3760 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आ रहा है, सीधा समय करके तो ये पूछा जा रहा है। तो 3760 का 5 से ही शुरू करेंगे। 5 सते 35, 2 शेष बचा, 55 25, 1 शेष बचा और 5 दूनी 10, ये हो गया 752। ठीक, अब आपका पता है लास्ट में 2 है तो 2 ही से जाएगा, 2 दूनी अच्छा 2 3 6, एक आपको बचेगा 2 सते 14 और 2 6 12, 376 होगा, फिर से 2 ही से जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अब आप करते चले जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं 5 आने वाला है। एक चीज समझिए, हम इसका भले अभाज्य गुणनखंड कर लें, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं 5 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, अन्यथा उत्तर तो हमें पहले ही स्टेप में मिल गया है कि 5 के घात कितना होगा। लेकिन अब यहाँ पे कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 1 कम 2, 1 2 16 और 2 16, फिर 2 से 2 9 18, 2 से 47 और 47 खुद में ही है, तो ये आएगा भाज्य गुणनखंड। यानी आ गया आपका 5 गुणे 5 के घात 1, यानी 5 एक ही बार है। फिर 2 के घात यानी 1 2 3 4, 2 के घात 4 और गुणे 47 के घात 1, ये 3760 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 3760 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात का मान क्या होगा। तो अब निश्चित रूप से आप देखिए कि 5 के घात कितना है 1, तो 5 के घात का मान क्या होगा 1, उसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर 1 आएगा। अब विकल्प भी दिए हुए थे 1 2 3 4, मैं आपको बताऊं, आपको ऑप्शन ए दिया हुआ था 1, ऑप्शन बी दिया हुआ था 2, ऑप्शन सी दिया हुआ था 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ था 4। तो अब आपको पता है कि 5 के घात यहाँ पर 1 आ रहा है, इसलिए कई बार प्रश्न, अब यहाँ पर सीधा सा प्रश्न था। ठीक है, इस टॉपिक से आपको ऐसे प्रश्न बहुतायत संख्या में मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या जो आपकी टॉपिक है, इसे इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके 5 से 6 अंक निश्चित रूप से पक्के हो जाएं, कहीं भी मत जाए। इतनी प्रयास आपकी होनी चाहिए। समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप जो जो ई आचार्य संस्थान कह रही है आप उसको फॉलो करते जाइए। आपको मैं ये दावा करता हूं आपके साथ कि आपको गारंटीड 90 प्लस मिलेंगे अगर आप संस्थान के बताए हुए नक्शे कदम पे चलते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से एक और प्रश्न ले लेते हैं। अब एक और बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर से एक और बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, वो है हमेशा जब मैंने अगर आप जाके डिटेल लेक्चर, अगर आप मेरा पूरा लेक्चर वो पाठ्यक्रम कोर्स खरीद के देखेंगे, तो मैंने जब वास्तविक संख्याएं पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी कितनी क्या क्या प्रश्न कितनी बार आ चुका है ये मैं बता चुका हूं। मैं अगेन बता रहा हूं कि एक ऐसी टॉपिक है जिसे बोर्ड हमेशा छूता है और उससे प्रश्न हमेशा बनते हैं, वो है कि सिद्ध करिए। इस बार भी मॉडल पेपर में भी इन्होंने क्वेश्चन डाला है और क्वेश्चन इनका क्या है मैं बता दूं। प्रश्न नंबर 3 का खंड का है, यानी जो मॉडल पेपर इन्होंने जारी किया है उसमें तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट यही है कि सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा है, जिन्होंने मेरा लेक्चर उस टाइम पे देखा होगा,
उनको ये बात ज्ञात होगी कि मैं चैप्टर पढ़ाते समय भी मैंने कह दिया था कि इसमें आप कुछ चीजें याद रखिए कि एक प्रश्न है उसमें मैंने कहा था कि √2, √3, √5, 1 प्लस √2 या 2 प्लस √5, इसमें से मतलब ऐसा ही कोई एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या यानी √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इवन आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने कहा था भाई जो समझ नहीं पा रहे हो वो इसको रट लो इन द सेंस ये था मेरा कि इसके स्टेप्स याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होता है वो अंदर की डिजिट चेंज होती है। आपकी बुक में √2 का एग्जाम्पल दिया है, मैंने कहा था कि जैसे √2 होता है कि क्या अपरिमेय संख्या है, वैसे ही √3 होता है, वैसे ही √5 होगा, वैसे ही √6 होगा, वैसे ही √7 होगा, कोई भी संख्या हो वैसे ही प्रूव होना है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे ये इनकी मानों में परिवर्तन हो जाएगा। आपको पता है कि इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि हम एक कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासी कथन। हम विरोधाभासी विधि का प्रयोग करेंगे, ये कंट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। इसमें कंट्राडिक्शन क्या होगा मैं बता रहा हूं। जैसे हमें प्रूफ करना है कि √2 एक √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम ये प्रूव करते हैं कि √2 या √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। अब समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं कि हम ये नहीं प्रूफ करते हैं कि √3 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि हम ये प्रूफ करते हैं कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, यही होता है। दूसरी बात, P जिस संख्या को हम P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, वो संख्याएं हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं, जो हमें प्रूव करना उससे करते नहीं, हम तो सीधा यही कहते हैं कि माना, पहला कथन हमारा यही होता है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब समझिएगा, हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय है और हम मान क्या रहे हैं कि परिमेय है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमें पता है, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे कि यदि √3 परिमेय है, यदि √3 परिमेय है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? √3 बराबर a/b, यानी कि हम भाई किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर √3 हम परिमेय मान रहे हैं तो निश्चित रूप से वो 1/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यदि √3 एक परिमेय है तो √3 a/b, जहां a एवं b सह अभाज्य है, जहां a एवं b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होती है, इसे मुझे बताने की अब जरूरत ना पड़े। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो, यानी जिनका 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। तो a/b मतलब जिसमें a और b सह संख्याएं। अब ठीक है, ये हो जाएगा कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हो जाता है √3 × b = a। ठीक है, √3 × b, भाई कैंची गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब √3 को b से और a को b से, तो √3 × b = a। अब आप लिखिए कि दोनों पक्षों का घात करते हुए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का घात करने पर, दोनों पक्षों का घात करने, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको लिखते हैं सिंपल सा
स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड को क्या करें, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो जाना है आपका क्या, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप ऐसा करिए कि आप a स्क्वायर को आप मान लीजिए कि वो क्या है, a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब माना जहां, ठीक है समझिएगा बात, जहां हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर सी पुट कर देंगे, जहां बी स्क्वायर बराबर सी, अतः ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 3c, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3c, ठीक। या फिर आप ऐसे करिए कि ए स्क्वायर को सी अगर पुट कर देंगे, या बी स्क्वायर से सी हो गया तो ये ए स्क्वायर से 3c हो जाएगा, ठीक है। अब तो ए स्क्वायर से 3c हो गया। अब समझिएगा कि यहां पर क्या करेंगे कि ए स्क्वायर 3c है और बी स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें यही चीज करेंगे कि इस समीकरण में हम एक ए का मान ए स्क्वायर 3c आपने पुट कर दिया, ए स्क्वायर 3c। अब उठा के इसमें अगर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ए और बी को ये माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर निकल के नहीं आएगा। इस चीज में जब ये स्टेप आगे करेंगे, इसका मान उठा के जब इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि दरअसल आपका ये जो स्टेप है ये आपका यही प्रूव करता है कि 3b स्क्वायर a स्क्वायर, इसका ये मतलब है 3b स्क्वायर a स्क्वायर से ये चीज आप प्रूव करोगे कि ये आपका हो जाएगा कि आपका 3 जो है वो b स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। आपका क्या है, 3 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर, यानी 3 स्क्वायर को b डिवाइड कर रहा है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई संख्या p है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो a को भी डिवाइड करेगी, या कोई संख्या p है जो a को डिवाइड करती है तो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी। इसका यही मतलब हुआ कि जो 3 है वो b स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रही है तो b 3 को भी डिवाइड करेगी। और हमने यही माना है कि a और b का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, एक के अलावा। तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने ये माना कि a और b का क्या है, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ये प्रूव करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमें मिल रहा है कि a और b का तो एक और फैक्टर है, वो है कौन, 3। और ये विरोधाभास उत्पन्न होता है, किस लिए उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हमने माना है ये क्या है, गलत है। जो हमारा क्या था, एजम्पशन था, जो हमारा पूर्वानुमान था वही गलत था, और हमारे पूर्वानुमान के गलत होने से ये सारी चीजें जो है, सारी मुश्किलें बन रही हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, ये बताओगे कि भैया ऐसा है कि हमने क्या किया है, एक गलत पूर्वानुमान लगाया है। पूर्वानुमान अगर गलत है इसका मतलब √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो जब √3 परिमेय संख्या नहीं है तो फिर √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। भाई दो ही तरीके की संख्याएं होती हैं, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्याओं में दो ही प्रकार होता है, परिमेय और अपरिमेय। अब अगर √3 परिमेय नहीं है तो √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो भाई साहब लोग इस विधि से एक प्रश्न, यानी मैं ये कहूं √2 √3 √5 √7, एक धन √3, दो धन √3, 3 + √5, ऐसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाना 2 अंकों में, तो ये कोई गलत बात नहीं है या कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए इसको। भाई इनके चीजों को, और एक चीज ही चेंज होती है, अगर यहाँ √2 होता तो यहाँ हम वैल्यू 2 रखते, √2 कर देते। एक ही चीज परिवर्तित होती है, वो होता है ये मान, बाकी पूरा का पूरा स्टेप सेम होता है। तो ये चीजें याद रखिए। इस तरीके का अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक प्रश्न ऐसा बनना है तो फिर आपको उस पर बिल्कुल टूट पड़ना है, उसमें कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रश्न थे। अब हमने 3 प्रश्न देख लिए कि इस टॉपिक से 3 प्रश्न बन चुके हैं, इस मॉडल पेपर में भी 3 बना है। अभी हम बता रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं 5 अंक आपकी परीक्षा में लेके आएंगी और एमसीक्यू होने से इनका थोड़ा सा रौला और बढ़ जाएगा। 5 अंक तो ये निश्चित रूप से लेके आने वाले हैं। अब अगर 5 अंक की बात करी जाए भाई, 70 में से 5 प्रतिशत अगर निकाला जाए तो करीब आपका ये है, आपका 7.5% इसका वेटेज है, करीब करीब। ठीक है, 7% भी अगर मान लें मोटा मोटा तो काफी भाई, 7% अंक आपका निश्चित हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ तो आप 7% श्योर कर रहे हो। तो ऐसे अगर आप वर्क करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा है कि आपके वीडियो के एंड में एक लिंक मिलेगी जिसमें गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर, डिटेल फिल करने के बाद में अपने प्रश्न जरूर डालिए कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्नों में मुझे समस्या है सर, कृपया इन प्रश्नों पर ज्यादा जोर दें। तो हम उन प्रश्नों को यहाँ लेंगे क्योंकि समय कम बचा है। हमारी कोशिश यही है कि हम इतने समय में भी आपको 90% अंक की तरफ लेके चलें। और आज मैंने वो काम शुरू कर दिया है। आज मैंने 7% अंक आपके निश्चित कर दिए हैं। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो मैं पुनः कहूंगा कि आप लोग जाके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और ये जो सिद्ध करिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, इन प्रश्नों पे जाके टूट पड़िए, सहभाज्य संख्याओं वाले प्रश्नों को कर डालिए, कोई मौका मत छोड़िए। अब मत चूको, चौहान वाली ही रणनीति काम करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपके दूसरे चैप्टर यानी बहुपद के साथ, बहुपद के प्रश्नों के साथ भी सेम ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। उसके बाद में हम एक डिटेल्ड पूरा पेपर साथ में रखते हैं, जो 70 अंकों का पेपर जैसा होता है वैसा ही लेके आएंगे। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। तो आपको अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे और भी प्रश्न चाहिए तो कृपया उस गूगल फॉर्म में अपना फिल करके भेजिए। हम उस प्रश्नों को यहाँ पर एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से भी हम बाकी प्रश्न भी लेके आ रहे हैं। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बस बने रहने की जरूरत है ये आचार्य के साथ। मैं आपका अपना मैथ्स आचार्य पीयूष मिश्रा पुनः आपको इसी समय, इसी संस्थान की, इसी चैनल पर दोबारा मिलूंगा नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।